नेक्स्ट में पेडागॉजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। जॉर्ज पॉलिया से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? अब ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि आपको या तो पता है या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहुंच सकते हैं। ऐसे तो सारे ही सवाल हैं कि आप कोशिश करें अगर तो आप पहुंच जाएंगे आंसर तक एलिमिनेट करके। भाई एक क्वेश्चन होता है, 4 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एक तो आंसर ही है आपका, तो उस आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी से पढ़ने की कोशिश करनी है, बिना ये सोचे कि कुछ आता है नहीं आता, आज से पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैथ्स पेडागॉजी। चलिए 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का क्या? तो एक तो ये याद रखना है, 4 स्टेप का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है, यानी समस्या को समाधान करने के गणित में 4 स्टेप दिए हैं। वो क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस भी लगाएंगे साथ साथ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या आप पहचान पाए। आइडेंटिफिकेशन जो जनरल बाकी स्टेप्स में भी हम देखते हैं, यानी समझ पाए आप प्रॉब्लम को। बात तो ठीक लग रही है। फिर आता है डिवाइस अ प्लान, यानी अब आपके पास एक योजना हो, यानी पहले क्वेश्चन देखा, समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं। लुक बैक करेंगे, वापस से देखेंगे और फिर कैरी आउट करेंगे प्लान को। अब लुक बैक तो एक तरह से रिफ्लेक्शन या रीइवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्लान कैरी आउट करेंगे। प्लान तो यहीं कैरी आउट होना चाहिए था जब आपने बनाया था, उसके बाद प्लान कैरी आउट होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस नहीं लगाई हमने। 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, ए कह रहे हैं। भाई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यहां भी है, यहां भी है। चलो बाकी सबको तो हटा ही देते हैं कि पहले प्लान बनाएंगे, डिवाइस अ प्लान। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे फिर प्लान बनाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए कि पहले योजना क्यों तैयार करेंगे, पहले समस्या को समझेंगे। तो यहां पर समस्या को समझना सेकंड नंबर पे था, जो कि कॉमन सेंसिकल बात है कि भैया ये सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पे होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो। तो ये दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवाइस अ प्लान, यानी प्लान को डिवाइस करना, योजना को तैयार करना। बात तो सही है, यहां पे भी यही है सेकंड में। थर्ड है कैरी आउट, इसमें है थर्ड लुक बैक, और यहां लिखा हुआ है कैरी आउट द प्लान फिर लुक बैक। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते तो ये किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा कि भैया कैरी आउट द प्लान जो है वो पहले आएगा, लुक बैक बाद में आएगा। पहले आप प्लान को करके तो देखेंगे, जो आपने प्लान बनाया है समस्या के समाधान के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद लुक बैक करते हैं कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, फिर आप रिफ्लेक्शन डालते हैं उस समस्या पे या रीइवैल्यूएट करते हैं। तो बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि समस्या को समझना यहां भी सही था, डिवाइस अ प्लान यहां भी सही था। आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, यानी योजना को कार्यान्वित करेंगे। उसके बाद आप लुक बैक करेंगे। क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे, यानी पुनः जांचना। ये हिंदी में यहाँ पे पुनः जांचना, हमारे टाइपिस्ट ये आजकल ज्यादा व्यस्त हैं वो नोट्स वगैरह के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है नींद में टाइप कर रहे हैं। मैं उनको बोलूंगी ये, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं। ठीक, या हो सकता है पेपर में भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार गलती पेपर में ही होती है, और इस बार इन्होंने बहुत टाइपिंग मिस्टेक की है सीबीएसई वालों ने। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि पुनः जांचना। अब आप क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे कि ये जो किया था वो सही था या नहीं था, है ना। 4 साल बाद लुक बैक नहीं करना है कि वो रिलेशनशिप फेल हो गया, आप लुक बैक कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा तभी लुक बैक कर लेना है जब आपने डिवाइस किया था एक प्लान, उसके बाद कैरी आउट किया और थोड़े दिन में समझ आ गया कि भैया लुक बैक कर लो। ठीक, तो पुनः जांच कर लेंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये सब मजाक की बातें, इनको काल्पनिक समझें। ये है जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, है ना। जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल नहीं है, मॉडल है। ठीक, तो जॉर्ज पॉलिया 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का 4 स्टेप का एक प्लान देते हैं। पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल देते हैं एक, हिंदी वालों के लिए भी यही है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो यूडीपीएल बना सकते हैं, जिसको हम निमोनिक कहते हैं, याद रखने की एक टेक्निक है, पीएल। ठीक, यूडीपीएल बोले तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या को समझना है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप है हमारा मेक अ प्लान। आपके पास एक प्लान तो हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्लान होगा, है ना। वो देखा होगा आपने सीआईडी, पहले समस्या को समझने की कोशिश करते हैं जाके सीन में, है ना, फिर क्या करेंगे, एक प्लान होगा कि यार क्या करने हैं, क्या करना क्या है, फिर उस प्लान को कैरी आउट करोगे आप। ठीक, अब ये प्लान आपने कैरी आउट कर लिया, जैसे आप पेपर भी अगर आपके सामने एक समस्या की तरह है
तो कोई क्वेश्चन है मैथ्स का या पेपर ही है मान लीजिए, तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चीजें वर्क करेंगी, ये सब समझ के फिर आप एक प्लान तैयार करते हैं कि यार 30 दिन में ये पढ़ना है, नोट्स पढ़ लेने हैं लेट्स लर्न से और प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेने हैं। आपने एक प्लान बनाया। अब इस प्लान को बनाने के बाद आप एक कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो हो गया प्लान। तो अब आप कैरी आउट द प्लान, आप इस प्लान को कैरी आउट करते हैं। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, जब आपने प्लान कैरी आउट किया तो आप क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट देके देख रहे हैं और फिर लुक बैक कर रहे हैं कि क्या मेरे लिए स्ट्रेटजी काम की, जैसे मैंने पढ़ाई की काम की या नहीं की, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आसपास भी हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर आ रहे हैं 50 तो फिर से इस चीज को दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं पेपर देने के बाद लुक बैक नहीं करेंगे, तो उस केस में भी हो सकता है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। तो अगर हम बात करें तो यूडीपीएल क्या है? अंडरस्टैंड द प्लान, यू फॉर अंडरस्टैंड द प्लान, डी फॉर डिवाइस अ प्लान। ये मेक अ प्लान की जगह डिवाइस लिख देगा तो घबराना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। फिर आता है पी फॉर प्लान, कैरी आउट द प्लान को हमने सिर्फ प्लान लिख लिया, पी फॉर प्लान, क्योंकि डिवाइस अ प्लान को डी लिख लिया था। लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी आपको अब रिफ्लेक्ट करना है। ठीक, क्लियर है ये बात? एक नंबर फ्री का नंबर है यूडीपीएल से, सिंपल याद रखना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक। क्लियर है? अब इससे ज्यादा आसानी से और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे हैं? रिवाइज करो इसको मल्टीपल टाइम्स। ठीक, कितना याद करें? याद करते करते उम्र निकल रही है। सोनी समझने की कोशिश करो, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने का तो कोई आंसर नहीं है ना। पिछले 6 साल से मैं भी आपके सामने खड़ी हूं और डिस्कशन चल रहा है, और अब तो ऐसे कुछ है भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बाकी हो कि जिसके लिए कोई मजबूरी, कुछ भी नहीं है। खुशी तो कुछ तो करोगे ना जीवन में, तो पढ़ लो यार। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है, यानी नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। यानी गणित के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है, कि गणित के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैसा है, इसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स पे काम चल रहा है, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया। आपने बोला था कि टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है सीटेट के पेपर में, इसलिए क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दोनों चेक कर लेना। मैम हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में करके देखेंगे तो काफी वक्त। हर क्वेश्चन को क्यों करना है कंचन, है यही तो दिक्कत है हमारी। हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं लगाते सामने वाले की बात में। कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है चीजों को। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो उस केस में आप चेक कर लोगे, हर क्वेश्चन चेक करोगे, फिर चेक ही करते रह जाओगे, आपको वहां पे चेक करने के नंबर तो मिलेंगे नहीं, है ना। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन को चेक नहीं करना, और उसमें भी अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। बी कह रहे हैं 38% लोग, यानी बी जो है वो गलत बात है, यही गड़बड़ हो गई। ये बेसिक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स में सब लिख दिए जाएंगे। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में पढ़ा हो, या फिर पेडागोजी की किसी किताब में पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है अपने नेचर में, अमूर्त होता है, जिसको हम मूर्त संप्रत्यों को बना करके या टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा यूज करते हैं जो मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो। कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक एंगल है ना। अब उसके लिए कॉन्क्रीट चीजों का प्रयोग किया जाता है, या तो चार्ट वार्ट बनाया जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, या कुछ एक ऐसी सामग्री प्रयोग की जाएगी जो कॉन्क्रीट हो, क्योंकि ये अवधारणाएं अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते, दिमाग में होती हैं। हायरार्किकल इन नेचर, बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि ये भी गणित की अवधारणाओं का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है या नेचर है, कि ये हायरार्किकल होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, जिसको एनसीएफ कहता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, और जो पीछे वाली चीज है, पीछे वाली जो चीज है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। जैसे आप 6th क्लास में जो चैप्टर, मान लीजिए सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री है, जो भी चैप्टर है, और उस केस में आप या अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक इक्वेशन आप जान रहे हैं, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल नेक्स्ट क्लास में और बढ़ जाएगा। तो हायरार्की का मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, जो कि सही बात है। लॉजिकल इन नेचर, बिल्कुल तर्क संगत एक विषय है, लॉजिकल नेचर का विषय है बिल्कुल, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो। कॉन्क्रीट इन नेचर, ये बात गलत है। मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, आपको मूर्त सामग्री के थ्रू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सहारा लेकर के इसको मूर्त संप्रत्तियों के रूप में समझाना पड़ता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, इसका जो नेचर है, कॉन्क्रीट हम बनाते हैं, ठीक है जी। शिवानी कह रही मुझे लगता है मैम मेरे अगर सीडीपी नहीं होते तो मेरी सीडीपी का क्या होता अगर आप नहीं होते। अच्छा, एक क्वेश्चन है,
सजेस्टोपीडिया का क्या मतलब होता है पेडागोजी में? डी सजेस्ट, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार शिवानी, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो, या तो कमेंट में पूछ लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। ठीक है शिवानी, चलिए आइएगा, क्योंकि सीटेट में तो आई थिंक मैंने नहीं देखा इस तरह का कुछ, या हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो। अभी देखिएगा तो आंसर क्या हुआ, डी। अभी भी 35% लोग बी पे अटके हुए हैं, क्या करें हम आपका है। तो सिंपल बात है, कौन सी बात सही नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है ये नेचर में। ये तीन चीजें आपने मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में सीख ली, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। भाई आपने यहां एक चीज सीखी कि क्या नेचर में नहीं है, बाकी की तीन चीजें सीखी कि ये नेचर में है, कि गणित की प्रकृति अमूर्त है, श्रेणीबद्ध होती हैं चीजें, एक दूसरे से स्पाइरल में होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं, तर्क संगत होता है। ये तीन बातें आपने सीखी और एक बात आपको पता लगी। तो ऐसे पढ़ेंगे तो अगली बार अगर ऑप्शन में नॉट हटा के किसी इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को देगा जो सही होगा। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हंसना नहीं है यहां बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। आई एम रजत फ्रॉम सोरॉन। मैम आप एक मीटअप सेशन रख लीजिए हमारे यहाँ कासगंज में। रखेंगे रजत, अभी देश भर घूमने का समय आएगा, अभी थोड़ा समय व्यस्त हूँ, तब जहां जहां जाया करेंगे वहां वहां आपसे मिल लिया करेंगे। ठीक है जी, अभी तो दिल्ली में ऑफलाइन क्लास रखेंगे, चुपचाप से पढ़ने आ जाओ, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 43% लोग ए ऑप्शन समझते हैं। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, इसको मैथ्स नहीं समझना है, ये बस आपकी पेडागॉजी है, ये मान के चलो। ठीक है, आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी अगर हम संख्याओं का स्थानीय मान देखें, एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है ना। अब इतना तो हमें बेसिक पता ही होना चाहिए, नहीं भी पता है तो चलो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो। मान लीजिए ये 2 और 3 लिखे हुए हैं, फेस वैल्यू आपको पता है 3 की 3 ही होगी, है ना। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो आप 1s 10s और 100s में काउंट करने लगते हैं। तो जब आप प्लेस वैल्यू सीख रहे हैं, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं, वो प्लेस वैल्यू हो गया। टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स आपको लेनी है, और वो डिजिट्स कौन सी हैं, 2 नंबर लेने हैं 3 and 5 से 3 and 5। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है दो संख्याओं से, जो है 3 and 5। ठीक है जी, 3 and 5, इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें इक्वली दोनों संख्याएं यूज हुई हो, यानी 3 और 5 इक्वली यूज हुए हो। देखिएगा, इज योर आंसर यूनिक, क्या तुम्हारा आंसर यूनिक है, बच्चों को कहा गया। अब कहानी यहां अटकी हुई है, अगर आपको ऊपर की कहानी नहीं समझ में आई तो ये पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में ये बात हो रही है कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है वो, देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज, यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। बात तो सही है। बी ऑप्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। देखो ये क्लोज एंडेड नहीं हो सकता, क्लोज एंडेड में क्या होता है, येस और नो, एक सही आंसर होता है क्लोज एंडेड में। जैसे एमसीक्यूज क्या है, क्लोज एंडेड है, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलवा दे। ठीक है, तो क्लोज एंडेड में भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये क्लोज एंडेड है। 2 into 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा, ये क्लोज एंडेड है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही। ठीक, तो ये क्लोज एंडेड में एक सही उत्तर होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज या फिर मैच द फॉलोइंग, ये सब क्लोज एंडेड है। ठीक, फिर आता है सी ऑप्शन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड, यानी यदि आप एक गणित में अनेक उत्तर देने वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करेंगे, जबकि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा देना है, रट्टे थोड़ी लगवाने हैं एक उत्तर के, तो ये तो बात गलत हो गई दोनों ही। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, कौन से संदर्भ की बात हो रही है सरकार, कौन सा संदर्भ है यहां, कोई ऐसा स्थिति दी है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी है, कॉन्टेक्स्ट की तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो एक ही उत्तर यहां सही लग रहा है, उसको भी समझेंगे। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज, यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्यों, सिंपली देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें 2 और 3 दिया, कितना नंबर है, 3 और 5, 3 और 5 से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है, 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है 3 और 5 का प्रयोग करके। ठीक है जी, अब 3 और 5 का प्रयोग करें इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों बराबर के यूज होने चाहिए। एक तो आ गया 3 5 3 5, है ना, और क्या आ सकता है 5 5 3 5 5 5 3 3,
इसी तरह से इनको, और ये ओपन एंडेड हो गया, कोई इसका एक आंसर नहीं है, अलग अलग बच्चे अलग अलग इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे तेरा गलत है या तूने ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, तो क्रिटिक भी कर पाएंगे एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, कैसे भी खेलते रहो उसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये ओपन एंडेड हुआ, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, बच्चों को इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, घबराना अगेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा और बताइएगा एक बार। पूछे मैडम। फोन नहीं दे सकते आपको, चार्ज हो रहा है। ओ गॉड, लो जाओ, क्या याद रखोगी, बहुत बड़ा दिल है, लो देखिएगा, फटाफट से बताओ और जवाब दो, पढ़ो एक बार। कह रही हैं शिवानी कि डिसजेस्टोपीडिया मेथड क्या होता है इंग्लिश पेडागोजी में, पीवाईक्यू के क्वेश्चन में ये वर्ड मिला है। थैंक यू शिवानी, अगर ये एग्जैक्ट वर्ड यही है तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि डिसजेस्टोपीडिया क्या है। अगर ऑप्शंस होते तो शायद मैं कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रीवियस नॉलेज का कर पाती, तो ये मुझे भी नहीं पता। और इंग्लिश पेडागोजी वैसे भी, मतलब जितनी हम सीडीपी डील करते हैं, जितनी एक्सपर्टीज सीडीपी में है, शायद उतनी इंग्लिश पेडागोजी में ना हो, बट ये फिर भी संभव है कि सब कुछ पता हो किसी को भी, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। ये वर्ड निशा कहीं नोट कर लेना और देख लेंगे एक बार, है ना। और बताओ इंग्लिश पेडागोजी में इस बार ये आया कि होगा कुछ, मतलब रिप्लेसमेंट जैसा कि वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो, ऑप्शंस होंगे आपके पास, मतलब मैं इसको देख के इतना ही आइडिया लगा पा रही हूँ, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। देखिएगा, अभी मैथ्स पेडागोजी पे आ जाते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितना है ये, मिस सोनाली। मिस सोनाली क्या है, खुद भी सर्च कर लिया करो, थोड़ा कुछ मेहनत कर लिया करो। मिस सोनाली, अ क्लास 1 मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स, यानी कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दी, एक्टिविटीज दी। ये 4 एक्टिविटीज हैं, पढ़िएगा। पहला है सॉर्टिंग शेल्स, स्टोन्स, टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, यानी भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़ पत्थर, टोकन, प्रतीकों को वर्गीकृत करना, इकट्ठा करना। मतलब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर शेप का कुछ मिला है, एक सर्कल का बॉटल का कैप है, तो वो सब आपने इकट्ठे किए हुए हैं अलग अलग शेप और साइज में। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो एक टीचर ने दी है बच्चों को, क्लास 1 के लिए, छोटे बच्चे हैं, उनको कॉन्क्रीट मटेरियल से ही सिखाएंगे हम, ठीक बात है। अब हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, यानी आप डिफरेंट स्टिक्स को, छड़ियों को, मान लीजिए जैसे ये पेन ही है अभी मेरे सामने, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनकी लेंथ या हाइट के हिसाब से इकट्ठा करा रहे हैं बच्चों को, ठीक बात है, कंक्रीट मटेरियल से सिखा रहे हैं। ये भी एक एक्टिव रहेगा, बच्चा यहाँ सक्रिय रहेगा। वो बच्चा सक्रिय रहना यानी बच्चे का एक्टिव होना हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में बराबर से लागू होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, कलेक्टिंग स्टिक्स, फीडर्स, लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई देम इन ग्रुप्स, यानी बच्चे स्टिक्स जो भी आसपास छोटी मोटी लकड़ियां मिल रही हैं उनको, पंख मिल रहे हैं, लीव्स मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा, नंबर सेंस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, यानी मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, कि वो मोती पिरो रहे हैं एक एक धागे में, ठीक है, गणना सीख पा रहे होंगे। These type of activities are, पहला ऑप्शन है डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लेजर, यानी मौज मस्ती के लिए की जाती हैं। मौज मस्ती तो इंक्लूडेड होती है, उद्देश्य मौज मस्ती नहीं होता है ना, मौज मस्ती बीच में होनी चाहिए क्लास के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा भाई, टाइम पास क्यों करेगा टीचर, शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो ये मैं आपको हिंदी पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ठीक। ओनली डन इन प्री प्राइमरी, हेंस एन इररेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास 1, यानी सिर्फ प्री प्राइमरी में होनी चाहिए, क्लास 1 में क्यों हो रही है, इसको तो नर्सरी में कराना था, एलकेजी में कराना था। ये भी वाहियात बात हो गई, क्योंकि आप इसी प्राइमरी लेवल 1 पे ही नंबर कॉन्सेप्ट वगैरह उनको सिखा रहे होते हैं। अब आता है डी ऑप्शन, यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर्स, काउंटिंग इन अर्थमेटिक। ये बात सुंदर लग रही है, फिर भी देखते हैं उसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में। अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या, गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के लिए आकलन में सहायक। आपको याद है थॉर्नडाइक
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनके 3 प्राइमरी लॉज हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी बच्चे का तैयार होना बहुत जरूरी है। इसमें रेडीनेस कॉग्निटिव रेडीनेस भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो मैच्योर है उतना या नहीं, और दूसरी रेडीनेस है वो तैयार है, अपने माहौल उसे ऐसा मिला है कि वो सीखने के लिए तत्पर है। अगर आप मान लीजिए लाइव में बैठे हैं और सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए नहीं सिखा पाएंगे। मतलब वो कहा जाता है ना कि घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो बट पानी नहीं पिला सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स, नंबर काउंटिंग वगैरह को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज करा रहे हैं कि ये सब चीजें इकट्ठे करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि गणना जैसी कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो रेडी फील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 which of the following processes are indicative of mathematization of child's thinking। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से mathematization of child's thinking पे हर बार हर सेट में लगभग आता ही है। मैथमेटाइजेशन क्या है? बच्चे के थॉट को आप मैथमेटाइज कर पाए, उसके सोच में मैथमेटिक्स आ पाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो बस मैथ्स में ही बात करे, बट आसपास वो मैथ्स देख करके दिमाग में उसके मैथ्स चले, उसकी चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट है आपका, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं कि अब बच्चा जो है वो मैथमेटिकली सोचने लगा है। पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू। देखो बच्चा एक्टिव है क्या फॉर्मूला में, ये तो रटने वाली भी बात हो गई। और दूसरा, इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला, तो ये तो रटना हो गया, रोट मेमोराइजेशन है, रटने से बचना है। सारे पेडागोजी के फंडे हर सब्जेक्ट में पेडागोजी में सेम लगते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए, इससे भागना नहीं है मैथ से, सिर्फ ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप डर निकल जाएगा पेडागोजी का, ठीक है। आस्था कुशवाहा कह रही है मैम, आई नीड हेल्प, माई फैमिली टॉक्सिसिटी, आई कांट फोकस ऑन स्टडी, आई फील सो हेल्पलेस, माई एज इज 21, आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब बट फॉर दैट वी नीड टू स्टडी हार्ड। आस्था ट्यूशन पढ़ाइए, लाइब्रेरी में जाके बैठिए, उनको समझाइए, नहीं समझ में आ रहा हो कहिए कि नहीं रहना, वॉट एवर इट इज, बट अगर इतना चाहते हैं तो आप तरीके निकालिए, है ना। लाइब्रेरी बैठिए 6 घंटे 8 घंटे जाके, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए, अपना खर्चा निकालिए और करिए। जब इतनी आग है तो तरीके बहुत हैं, ठीक है जी। चलिए आइए, क्योंकि समस्याएं सबके साथ कुछ ना कुछ हैं, समस्याएं कोई नहीं पूछता, मैं बिल्कुल समझ सकती हूं, बट समझने से होगा क्या, है ना। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो 89% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, समझते हैं। चलिए बी ऑप्शन है सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फॉर एन आंसर की। अगर आप सिर्फ फॉर्मल मानक क्रियाएं जो हैं उन्हीं स्टेप्स को ही चेक करते रहेंगे तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बच्चा एक्टिव नहीं है यहां। Estimating the weights of different objects in surroundings and discussing the answers with peers and teachers, यानी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी आसपास भिन्न वस्तुएं पड़ी हुई हैं या आसपास रखी हुई हैं, मान लीजिए ये बॉटल है, ये माउस है, कोई रिमोट है, तो अनुमान लगाना क्या इसका कितना वेट हो सकता है, ठीक। इसमें क्या है भाई, चारों ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। अगर आपको गणित नहीं भी आता, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, तो ये उत्तर ज्यादातर चांसेस हैं, 99% चांस है कि यही सही होगा जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ठीक। डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो स्ट्रिक्ट लिखा हो, रिजिड लिखा हो, लेबल करना, सेग्रीगेट करना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ा हो ये जरूरी नहीं था, बस आपको बच्चे के भले के बारे में पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और जवाब दीजिएगा। बताइए लोटस क्या कह रहे हैं? अच्छा कहना लोटस पे गेम खेलो, लोटस आपको ब्लॉक कर देंगे हम, ये फालतू की एडगिरी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी हरकतें नहीं करनी है लोटस, ये गलत बातें होती हैं, पढ़ लेने दो इन्हें। वैसे ही गेम खेल खेल के लास्ट में याद आ रही है इनको कि पढ़ लें, हैं दिल पे नहीं लेनी भाई कोई भी बात। देखो अब इस टाइम पे एक्सटर्नल इंटरनल सब तरह की मोटिवेशन देनी पड़ेगी आपको, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की तो एनसीएफ 2005 द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। दिस मीन्स व्हाट, यानी जो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो बताता है कि कैसे किस सब्जेक्ट के साथ डील करें, क्या तरीके हों जिससे हम करिकुलम बना पाए, तो ये कह रहा है कि जो गणित शिक्षा का आकार है वो चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, तकुआकार होता जा रहा है, यानी टॉल होता जा रहा है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो आपको एक तो ये चीज समझनी है कि हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड, कि होना कैसा चाहिए था, ब्रॉड और राउंडेड होना चाहिए था, बट ये टॉल होता जा रहा है।
तो अगर टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स आपने कभी भी पढ़ा है, जो कि पहले पेपर में ऑफलाइन में भी इतनी बार आ चुका है, ऑनलाइन में भी देख ही रहे हैं आपके आया हुआ है, तो इससे आप बच तो सकते नहीं है। तो टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है। टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, मतलब जो ऐसे बना हुआ हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आता मैथ्स में तो आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। यही है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इससे होता क्या है, कई बार बच्चा मान लो मिस कर दिया तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाता है, तो हम इसकी जगह फोकस राउंडेड कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। तो राउंडेड से क्या होगा, या ब्रॉड अगर हो जाएगी शेप तो इससे बेसिक भी साथ में क्लियर होगा बच्चे का। मान लीजिए कहीं मिस भी हो गया कुछ तो वो बेसिक भी यहां इंक्लूड होता है, जबकि टॉल शेप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको पिछली क्लास का नहीं आता या उससे पहले लेवल का नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको समझ आने वाला है। तो टॉल शेप की बजाय क्या होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। टॉल समझ में आ गया ना, एक से दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं अपने आप में। अगर हम बात करें यहां तो पहला ऑप्शन है देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल टीचर्स। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे, कोई सेंस है इस बात की। बी ऑप्शन है टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी गणित पाठ्यक्रम में विषयों का जो परिचय है वो कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका, चलो देखते हैं। ओवर द इयर्स द मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स। ये तो खराब बात हो गई, दुनिया से अलग टॉपिक्स आ गए क्या। फिर आता है डी ऑप्शन, इसको ए लिख दिया है, A curriculum acceleration has led to pruning of some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics education। यानी पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण ये जो एक्सेलरेशन है, जो हम और इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ आधारभूत विषयों को काट छाट की गई है, जिससे जो बेसिक है उसका समावेशन कई बार नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए। ये ज्यादा आपको समझदार आंसर नहीं लग रहा, बजाय कि आप बी के साथ जाएं कि कुछ नए टॉपिक आ गए हैं और हायरार्किकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है मैथमेटिक्स में, इसलिए ऐसा है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या इंक्लूसिव, बाकी को भी अपने अंदर समाहित करने वाला ऑप्शन नहीं लग रहा क्या ये? बिल्कुल लगेगा। तो बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड, इसका रीजन ये है कि जो करिकुलम एक्सेलरेशन है, जो हम इतनी तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं या डायनेमिज्म है, चेंज हो रही है चीजें, उसकी वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो साथ में नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका रीजन जो है टॉलर शेप का वो ये है कि हमने एक्सेलरेट कर दिया चीजों को। तो डी ऑप्शन इज बेटर देन बी ऑप्शन। बाकी के दोनों का तो कोई चांस ही नहीं था कि वो आंसर सही हो पाते। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैप, हमने सीडीपी में भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट मैप। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे जवाब दे देंगे। फटाफट से बताइएगा। एमडी आरजू, अच्छा 31,000 लोग जुड़े हुए हैं और 14,000 लोगों ने लाइक किया। देखो ये बराबर का हमें LHS RHS इक्वल चाहिए होता है, तभी हमें अच्छा लगता है। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ, बहुत कुछ लोगों को इतनी हंसी आ रही है, पढ़ लो। ये आप लोगों की चैट को पढ़ पढ़ के ना निशा को भी मजे आते रहते हैं ना, वो भी मुझे भटका रही है उल्टा, मुझे बता रही है चैट में बातें क्या चल रही हैं। गॉसिप कर लेते हैं सब, यहाँ मिलकर पंचायत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ना। देखिए एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये कहता है कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं? जिसमें एक कॉन्सेप्ट को हायरार्किकल मैनर में या फिर फ्लो चार्ट के द्वारा एक दूसरे से जोड़ करके समझा गया हो। कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी इनको अवधारणाओं का जो मैप है, मानचित्र है, उसका प्रयोग किया जाता है मैथमेटिक्स में। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, बताइएगा एक बार फटाफट से। क्या लगता है आपको? डी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। ए ऑप्शन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। बात सही है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। कॉन्सेप्ट मैप क्या है? मान लीजिए आपने प्याजे पढ़ा है ना, इसको आप मैथमेटिक्स में एडिशन से जोड़ सकते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, इस चैप्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपने प्याजे पढ़ा, ठीक, प्याजे में आपने 4 फैक्टर्स होते हैं और 4 होती हैं स्टेजेस, ठीक।
फिर उसमें भी आपने समझा कि 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं एसपीसीएफ, फिर किसमें किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक। फिर यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स थे एमईएससी, इनको समझा। फिर यहां से इक्विलिब्रेशन से निकला क्या कि अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर अडेप्टेशन में 2 चीजें हैं, वो क्या है, एसिमिलेशन और इंक्लूजन है। बन गया आपका कॉन्सेप्ट मैप, जिसको आप माइंड मैप भी कह देते हैं। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, माइंड मैप थोड़ा सा किसी छोटी चीज को लेकर के भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को लेकर के होगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या करता है, एक जाल बन जाएगा रिलेशनशिप्स आपस में, कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स के क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी, सही है बात। इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या ये लीनियर लग रहा है आपको? ये स्पाइरल नहीं है अपने आप में, लीनियर होता है सीधी रेखा बस। अच्छा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, खत्म, ठीक। ये लीनियर तो कहीं से नहीं लग रहा है, एक सीधी रेखा में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, एक से दूसरी चीजें पिरोई हुई होती हैं इसमें, तो ये लीनियर नहीं है। दे कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन लर्निंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग। यानी इनको हम यूज कर सकते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहां हो रही है। जब आप डायग्नोस कर रहे हैं कि अच्छा इस स्तर पे दिक्कत है बेटा, यहां दिक्कत है, ये वाली चीज को समझने में दिक्कत है, इसको ही नहीं समझ पाए थे इसलिए ये समझ नहीं आया था। डायग्नोस करना मतलब गैप को पता लगाना, बात तो सही है। दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई टीचर को भी क्या है, नए इनसाइट्स मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के बारे में। 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं और ये तीसरा हमें पॉजिटिव भी लग रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए भी सही है, बी गलत है, ए, सी और डी। ऑप्शन है ऐसा कहीं है हमारे पास, डी ऑप्शन। तो इन क्वेश्चन से अगर हम बच के भाग जाएंगे तो कोई क्वेश्चन तो करेंगे हम पेपर में कि नहीं, बताओ एक बार। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़े, देखिएगा एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे इसमें या नहीं। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये टेलीग्राम पे, और इसके मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको इस सेशन का करियर लैब पे, और फ्री होगा वो मॉक टेस्ट, तो आप एक बार देख सकते हैं उस चीज को। अच्छा, एक और मॉक टेस्ट का एक पैकेज भी है, फ्री वाले मॉक टेस्ट भी हैं, और आई थिंक एक 99 रुपीज का एक मॉक टेस्ट की सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज जैसी लॉन्च की है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। करियर लैब डाउनलोड करके कहीं और मत फंस जाना बस, है ना। अब तो कहते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन कहां किस तरफ भटका दे आपको। देखिएगा इसमें सब तुक्के लगा रहे हैं, समझते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं पहले तो वही जरूरी है। देखिएगा अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहां पे देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन होता किस लिए, फीडबैक के लिए। रचनात्मक आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं, एफए जिसको हम कह रहे हैं, तो देखेंगे चिल्ड्रन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड आर असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट। ये कहां हो सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। टीचर सेंटर्ड में ऐसा हो सकता है कि बच्चे क्या हैं, रट्टे लगा रहे हैं क्योंकि टीचर ने कह दिया है। तो पहले पहला ऑप्शन ही पढ़ लिया करो, उसके हिसाब से अगर समझ में आ जाए तो ईजी हो जाएगा। पहले ऑप्शन पढ़ लिया आपने तो अब आपको पता है कि टीचर सेंटर्ड के बारे में बात हो रही है, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है आपको, 2 जगह पे दिख रहा है बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट ऑप्शन 2 जगह पे दिख रहा है, यानी 3 जगह पे दिख रहा है बल्कि, है ना। कई बार तो ऐसा होता है इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाकी और कहीं होता ही नहीं। तो बी का 4th वाला, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ कम से कम। बी ऑप्शन देखते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि 4th तो सही नहीं हो सकता। टीचर सेंटर्ड हो गया ये। फॉर्मेटिव का भी पता करेंगे, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज। तो ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड में, जहां टीचर और बच्चा दोनों ही एक्टिव होते हैं। ये बात हमने सैकड़ों बार पढ़ी है सीडीपी में भी, है ना। तो सी का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। सी का सेकंड कहीं दिख रहा है हमें, यहीं पे दिख रहा है सिर्फ, सी का सेकंड सिर्फ यही है, बाकी में है ही नहीं। सिंपल आंसर है, अगर आपको वो दोनों के चेक भी नहीं करने तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, है ना। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं, जो थोड़ी सी मेहनत और समझ से आएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक डेवलप हुए हैं, आपने 4 ऑप्शन नहीं भी चेक किए तब भी आपको समझ में आ गया। और ये आपको लग रहा होगा कि अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, बट ये खेलना आप सीख जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो कीजिए। अगर हम बात करें यहां तो आपके टीचर सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। ग्रुप असेसमेंट का मतलब बच्चे ग्रुप में असेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हेल्प्स टू असेस सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस। एक दूसरे की सामाजिक जो भी स्किल्स हैं, साथ में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब सीख पाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक ही उत्तर बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। 4th ऑप्शन होगा कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, finds out what learning changes and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality। यानी स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक दोनों के बारे में आप पता कर पाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज होगी, रचनात्मकता की बात होगी। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। तो अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ईश्वर की दुआ से आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की इतनी प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआत में मैंने थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन डाले ताकि आपका जो एनर्जी है उससे वो बनी रहे, बात तक जाते जाते अपने आप इजी हो जाएंगे। और यही पेपर में करना है, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि आपको लग रहा होगा 4 क्वेश्चन मुश्किल है और आप डर गए, अरे मैथ्स तो बहुत मुश्किल है। आगे देखोगे तो हो सकता है 8 इजी भी आए, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं मम्मी कहती हैं आप बहुत स्पीड बढ़ाती होंगे आप, समझी नहीं आयशा। अम्मी का तो चल जाएगा, उनको स्पीड में लग रहा है, आपको भी स्पीड में लग रहा है तो बताओ, फिर कम कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो अम्मी का बड़प्पन है कि वो देख रही हैं। अदरवाइज अगर पढ़ने वालों को स्पीड में लग रहा है तो आप बता दीजिए। इतनी कहानियां सुना रही हो यार, है स्पीड प्रॉब्लम है या क्लैरिटी प्रॉब्लम? क्लियर समझ में आ रहा है ना? स्पीड कम भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं अपने एंड पे। 1.25 वो उल्टा कर लीजिए, उसका 0.5 कर लीजिए। देखिए एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यूट्यूब में फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, बताइएगा। यानी प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th लेवल पे बच्चा कितने साल का है? 6 से 10 साल का होगा। अब 1st to 5th लेवल पे 6 से 11 साल का बच्चा अगर है तो 1st to 5th पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके आकलन के लिए, उसको असेस करने के लिए। पहला ऑप्शन है अ टेस्ट बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिर्फ रिकॉल बेस्ड चीजें हों, फॉर्मूले के रट्टे लगाए हुए हों। रिकॉल करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसको मेमोराइजेशन या रटना कहते हैं, तो इससे तो आप दूर भाग जाइए। लेकिन नॉट पूछा था तो यही सही लग रहा है हमें। बाकी देखेंगे तीनों ऑप्शंस। अ सब्जेक्टिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के स्तर के अनुसार अगर एक सब्जेक्टिव टेस्ट बना रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रख के, सही है। यूजिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पढ़ाने में, ये भी सही है, या आकलन में। यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, समझ इससे बेटर होती है, डिफिकल्टीज का पता लगता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पे आधारित हो, रटने पे आधारित हो, मेमोराइजेशन पे, रिकॉलिंग पे आधारित हो, वो गलत तरीका है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये क्या हुआ, नॉट सही में यही सही है, क्योंकि ए ही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सही था यहाँ पे। अब किसी को कोई और समस्या हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये समझने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। देखिएगा एक बार, अ प्राइमरी क्लास टीचर इज यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, यानी मूर्त सामग्री का प्रयोग, जैसे बॉटल है या फिर एक अबैकस हो सकता है या जियो बोर्ड हो सकता है। ये क्या मूर्त सामग्रियां हैं जिनको टच और फील किया जा सकता है, उनके थ्रू एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को, संप्रत्तियों को पढ़ाना। बताइएगा, ठीक है ना? दे देंगे मनीषा ईवीएस और मैथ्स के नोट्स पे काम लगता है। आपको लगता है कि एक तो ये इतने से हैं, बट उस पर मल्टीपल टाइम्स काम लगता है, फिर भी एक आध छोटी मोटी मिस्टेक टाइपिंग की हो जाती है। इतने सारे प्रिंट हो गए घर में इकट्ठे, जिसमें वो बार बार प्रूफ रीड कर करके उसमें से कुछ चीजें हटानी है, लगानी है, ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे एक एक करके। बताइए फटाफट से। ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं अयान, उसको क्या समस्या आ रही है? मैराथन कराएंगे जल्दी, जैसे आपको नोट सारे मिल जाएंगे 1st वीक ऑफ दिसंबर में। चलिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें तो बात हो रही है किसकी, कॉन्क्रीट मटेरियल की। टू टीच, यानी कॉन्क्रीट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आप चार्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं, वो चीजें जिनको टच फील किया जा सके। तो डाइंस ब्लॉक पढ़ा क्या रहे हैं पहले तो ये देखना जरूरी है ना। टू टीच प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वही आपका कि इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है, उस तरह से समझाने के लिए तो डाइंस ब्लॉक का यूज करेंगे। बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स अनबर्न्ड, यानी जो माचिस की तिल्लियां बिना जली हुई, क्योंकि जली हुई माचिस की तिल्ली में कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे, है ना भाई। अगर बिना जली हुई नॉर्मल माचिस की तिल्लियां तो आप लगा के दिखा दोगे, अच्छा ये जो है तीसरे नंबर पर ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, अच्छा इसका फेस वैल्यू क्या है, अच्छा ये ऐसे देखें तो एक अपने आप में इसकी वैल्यू है। तो ये क्या हुआ, ये आप सिखा सकते हो। डाइंस ब्लॉक में भी यही होता है कि आप प्लेस वैल्यू के लिए चाहे दिमाग में याद भी रख सकते हैं आप कि प्लेस वैल्यू के लिए, डेसिमल वगैरह के लिए भी डाइंस ब्लॉक का यूज कर लिया जाता है। ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है मैथ्स के, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फेक करेंसी नोट्स, फेक करेंसी नोट से आप कैसे प्लेस वैल्यू समझाओगे? अब 10 रुपए का नोट है, उसमें से 0.5 करके फाड़ के थोड़े ना दिखाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। अबैकस का प्रयोग डिवीजन को छोड़ के कैलकुलेशन में, नंबर काउंटिंग वगैरह में यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी। तो अबैकस भी यहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लेस वैल्यू की हो रही है। तो वो पॉइंट्स में कैसे दिखाओगे अबैकस में चीजें, या मतलब टेंस और वंस के प्लेस पे कैसे दिखाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट मटेरियल, कौन सा जो है वो सही है इस केस में, प्रोपोर्शनल है, बताइएगा। ए एंड डी आर प्रोपोर्शनल, तो डी तो नहीं है। ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल,
कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं समानुपाती हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं, नहीं ए ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। ए कैसे कह रहे हो भाई, ए और डी समानुपाती हैं, इसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते ना आप अबेकस का, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कैसे हुआ ये है, कैसे प्लेस वैल्यू पढ़ाओगे इससे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बच्चे के आकलन की बात है, ये सीसीई आपका हर सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं असेसिंग चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान का, ओल्ड नॉलेज का पता लगाना जरूरी है, उसको चेक करना जरूरी है कि उसको पहले से कितना आता है। नया सब्जेक्ट या नया कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले इसका रीजन आपको बताना है। फटाफट बताइएगा क्या रीजन होगा इसका। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स। कोई भी रीजन ये नहीं हो सकता कि बच्चे को रिकॉल कराना, मेमोराइज कराना, रट्टे लगवाना, इसलिए कोई भी पढ़ाई आज की डेट में नहीं करानी चाहिए। ये है बात, पेडागोजी में याद रखना है। मैथमेटिक्स इज इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी मैथमेटिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। पूर्व ज्ञान इसलिए थोड़ा हम देख रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये मल्टीडिसिप्लिनरी की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे बात हो रही है पूर्व ज्ञान को चेक इसलिए करते हैं कि आगे कैसे पढ़ाएं। तो इस पे भी हमें डाउट है कि कम सही हो सकता है, फिर भी इसको छोड़ देते हैं। इट इज हेल्पफुल इन समेटिव असेसमेंट। अब जहां पे एक्टिविटी कराई जा रही है, हम चेक कर रहे हैं बच्चों को पहले कितना पता है, आगे सिखाना है। समेटिव असेसमेंट तो जजमेंट के लिए होता है, ये तो फीडबैक के लिए है, प्रीवियस नॉलेज, ताकि आप टीचिंग लर्निंग को सुधरवा सकें। ये तो ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम हो गए कि इतने % मार्क्स आए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर, यानी प्रीवियस नॉलेज हम इसलिए टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि जो गणित के संप्रत्य हैं वो हायरार्किकल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। अगर बच्चों को पहले से नहीं आता, मान लीजिए जोड़ना भी, तो आप कैसे उसको आगे की कहानी सुनाएंगे, समझाएंगे, कैसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएंगे, कैसे आप उसको बाकी चीजें सिखा देंगे जब उसको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती। तो आप पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि ये है किस लेवल पे, उस हिसाब से फिर आप पढ़ाना शुरू करते हैं वहां से। ठीक, तो हायरार्किकल है अपने आप में गणित, इसलिए इसका रीजन ये है, ना कि इंटीग्रेट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इसलिए थोड़ी ना प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग इसलिए होती है कि आगे जो पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी है। देखिएगा, कहता है सम ऑफ 6 and 7 is 13। 6 और 7 का जो जोड़ है, योग है, वो 13 है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी किस चीज का ये उदाहरण है, ये डेफिनेशन है। क्या ये एडिशन की डेफिनेशन दिख रही है आपको? खुद सोचो। क्या यहां पे ये बताया है कि ये जोड़ की परिभाषा है, योग की परिभाषा है? ऐसा कहीं लिखा है कुछ? दिख तो नहीं रहा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। फटाफट से बताइएगा, क्या ये परिभाषा है योग की? नहीं लग रही हमें तो। परिभाषा तो यहां कोई नहीं दी हुई। प्रपोजिशन है, ओपन सेंटेंस है या कंजंक्शन है? बताइएगा। ओपन सेंटेंस यानी मुक्त वाक्य। मुक्त वाक्य क्या होगा? जहां पे बच्चों कह दिया जाए कि 13 किस किस का योग हो सकता है, तो वो ओपन एंडेड हो जाएगा कि भाई 6 और 7 का भी हो सकता है, 9 और 4 का भी हो सकता है ना। ये ओपन एंडेड है, बट ये तो फैक्चुअल है, इसका तो एक ही आंसर है। 6 और 7 13 होते हैं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ओपन कहां से है? तो क्लोज एंडेड है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। कंजंक्शन यानी जिसमें दो चीजों को जोड़ के, कंपाउंड में दो चीजें काम कर रही हूं। यहां जोड़ने का मतलब कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि दो को जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन बन गया, है ना। कुछ साथ में जुड़े हुए दो टॉपिक हो, उसकी बात कंजंक्शन को हम जोड़ेंगे यहां पे। तो ये प्रपोजिशन है, अगर देखा जाए तो क्या है, ये साध्य है, प्रपोजिशन है कि साथ में जोड़ करके। अगर एक प्रपोजिशन, बेसिकली इसको ऐसे देखिएगा, जब आपको पता हो क्लियरली कि इसका एक ही डिक्लेरेटिव आंसर है कि ये करेंगे तो यही आएगा, तो वो प्रपोजिशनल कहलाते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज वाली बात हो गई यहां पे, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो, आपको पता है आंसर एक ही होगा, तो उसको प्रपोजिशनल कहेंगे, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज वहां शो हो रही है। डिक्लेरेटिव क्या मतलब? डिक्लेयर कर दिया, 7 और 6 जो है 13 होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक क्वेश्चन हमें अभी तक फैक्चुअल मिला जिसमें आपको बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। सयान क्या कह रहे हैं? WB टेट एग्जाम है इन 1 मंथ, 1 महीने पहले हर सब्जेक्ट मैंने पेडागोजी इंक्लूड किया था। पेडागोजी में 2 ऑप्शन में उलझ जाता हूं, क्या करें? सायन, ये बहुत ही नॉर्मल बात है सायन रॉय, और कि ऐसा होता है पेडागोजी में। बट आप प्रैक्टिस तो करिए, थोड़ा जो नोट्स मिल रहे हैं उनको भी यूज करिए। सीटेट के भी प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि मैंने सुना है कि सिलेबस सेम ही है। तो उस केस में
जब आप कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे और देखेंगे कि पहला दूसरे से बेहतर है कि नहीं है ऑप्शन, सबसे बेस्ट कौन सा है, बच्चे की भलाई की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, एक्टिव बच्चा कहां है, सबसे ज्यादा मौका कहां ज्यादा सीखने को मिलेगा, उस ऑप्शन की तरफ जाइए अगर आपकी ऐसी कंफ्यूजन बनती भी है तो। और फिर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से भी आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको किस दिशा में लेके जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। यानी कॉग्निटिव डोमेन की जब हम बात करते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे आ जाइए, उसमें कितने 6 लेवल्स हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा एक पार्ट है, पॉइंट है कॉग्निटिव डोमेन का जो रिस्पॉन्सिबल है। नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा रिकॉल बेस्ड चीजें होती हैं, डेफिनेशन याद कर ली है ना, याद करने वाली चीजें होती हैं कि अच्छा फलानी जगह का नाम बताओ, अच्छा भारत की कैपिटल कौन सी है, तो आप फटाफट से बता दोगे अच्छा न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक। फिर अगर हम बात कर रहे हैं एनालिसिस, इसकी कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन में भी आप समझते हो, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस नहीं लगती, आपको समझाया जा रहा है और आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, अप्लाई करने में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं लग रही, जो आपने सीखा है उसको सीधा अप्लाई कर रहे हैं आप। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये होते हैं हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हायर लेवल स्किल्स की ही जरूरत होती है। तो आप एनालाइज करें, चीजों को टुकड़ों में विभाजित करें, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कहां गलती हो रही है पेपर में, क्यों हो रही है, क्या कमी है, टुकड़ों में तोड़ के देखना पड़ेगा, एनालाइज करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, दिशाओं में सोचना पड़ता है। सिंथेसिस तो अपने आप में ही सब कुछ जितना भी आपको पता है उसको जोड़ के कुछ नया बनाना सिंथेसिस है, क्रिएटिंग भी कहते हैं इसको। तो ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ही, ये तो क्रिएटिविटी का अच्छा खासा उदाहरण है। इवैल्यूएशन में भी आपको जजमेंट का, चीजों को रिफ्लेक्ट करने का सारा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। पहले तो यही हाईएस्ट होता था, आज की डेट में ये है। नॉलेज, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, नॉलेज तो कतई भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता, ठीक। तो बाकी ऑप्शन तो बचे ही नहीं, बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है इसका, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कराई हुई है, ये कॉग्निटिव डोमेन ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कराया ही हुआ है। एक और सवाल आपके सामने है जिसको देख के आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ये, बट इसीलिए आपको अलग अलग सेट से प्रैक्टिस थोड़ी कर लेनी है, ठीक है जी। हाँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है हेमलता जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, और उन नोट्स में जो महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं जो आती ही हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे किसी ने ये टॉपिक बताया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी सजेस्टोपीडिया, अब ये एक बार अगर पेपर में आया 1 नंबर में, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो पहले शायद कभी देखे भी ना हो, तो उसके लिए दुखी नहीं होना उस टाइम पे। एक्स्ट्रा में अगर टाइम है पढ़ के जाओ, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अब लास्ट टाइम क्योंकि चल रहा है तो इसलिए नोट्स में वही चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो बार बार रिपीटेडली आती हैं, जो आपको स्कोर अच्छा करा सकती हैं। तो 1-2 क्वेश्चन का तो आपको मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि भैया ये हो सकता है कि नए आ जाएं या अलग आ जाएं या हमसे सॉल्व ना हो पाए, बट जो जरूरी है, जो आता है हर बार, वो गलत करोगे तो फिर कोई बचाव नहीं है दुनिया में। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। चलिए समझते हैं। टू सॉल्व 76 into 32, यानी 76 को गुणा करना है 32 से। अ स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड, स्टूडेंट क्या करता है, एक मेथड प्रयोग करता है 76 into 32 करने के लिए। वो 70 + 6 लिखता है ब्रैकेट में और मल्टीप्लीकेशन लगाता है, 30 + 2 कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 into 30 + 6 into 30 ऐसे करते थे ना हम लोग, दोनों को एक एक से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर ये करेंगे, टोटल जो जोड़ है वो सॉरी गुणनफल है वो निकल करके कितना आ रहा है, इतना आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक बार ही हटा दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 180 के बीच में जोड़ का निशान लगेगा, ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता, हम मान लेते हैं आपको नहीं पता ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या चल रहा है, आपके सर में दर्द हो गया इसको देख के, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि तोड़ के ही लिखा है, बस अलग अलग वे में लिख दिया है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये भी तरीका हो सकता है। आपको या तो सिंपल गुणा करनी आती हो, अगर तेज है आपकी गुणा, नहीं तो आपने देख लिया कि हाँ बच्चे ने आंसर तक पहुंच गया डिफरेंट तरीके से, इसको देख के वैसे भी पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाई है बच्चे ने, ठीक। फॉर द अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट सही है ऊपर दिए गए मेथड के लिए। तो या तो आप इस मेथड को देख के समझ जाएं कि बच्चे ने ब्रेक करके अलग अलग तरीके अपनाए हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप कोई मल्टीप्लिकेशन आपकी तेज है करके देखना चाहते हैं, ज्यादा समय है पेपर में, तो ये करके देख लीजिए, अगर आंसर सही आ रहा है इसका मतलब बच्चे ने कोशिश तो की है। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इनफॉर्मल टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी डिस्करेज्ड, यानी अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक, यानी जो औपचारिक नहीं है, जिनको हम जनरली क्लासरूम में यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम बच्चों को अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व ही नहीं करने देंगे,
तो ये गलत है। डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज ही करेंगे, उसको सोचने का मौका देना है। स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा होता तो फिर वो इतना दिमाग कैसे लगाता। द मेथड यूज्ड बाय स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है ये पता है बच्चे को, ये दर्शाता है। चलिए पॉजिटिव लग रहा है। स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर यूजिंग दिस मेथड। अब वो वाला टीचर आपको नहीं बनना है कि बच्चा अगर ऑल्टरनेटिव थिंकिंग प्रयोग कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रयोग कर रहा है तो आपका नहीं, मैंने जैसे बताया था वैसे तो किया नहीं, एक शब्द चेंज कैसे किया, चलो 2 नंबर कट गए, ये नहीं करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और उसको समझा सकते हैं कि ठीक है ये सारी चीजें आपको पता है, अच्छी बात है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किया तो उसने सही ही है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है जियो बोर्ड पे क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज कुड बी, यानी जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है। यानी जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज जो हम कराते हैं उसका रीजन क्या होगा, ये पूछा है। केडी कह रहे हैं मैम जब मैं स्कूल में थी तब FA क्या पूछ रहे हो भाई, ऐसे थे क्यों होता है, अब समझ में आ रहा है। हाँ वेरी गुड, यही तो दिक्कत है ना हमारे साथ, हम सिर्फ किताबों में रह जाती हैं बहुत सारी चीजें जो कि रहनी नहीं चाहिए, बट उसको नए लोग ही चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 2018 से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, अमानत शेख कह रहे हैं, और पेपर 1 में 111 नंबर है, पेपर 2 में 99, बट बिहार में RJD ने धोखा दे दिया गर्लफ्रेंड की तरह। अच्छा, वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, आप ही रख लो, सिर्फ खाना दे देना। अमानत, ये जो आपने DP लगाई हुई है मैकबुक के साथ, इसके बाद लग नहीं रहा आपको खाना देने की जरूरत है, हमें ही आना पड़ेगा उल्टा, है ना। और अगर हम बात करें, है ना, ऐसा नहीं है किसी को बच्चों को पढ़ाओ आसपास, इतना तो ये पढ़ाना ही तो है स्कूल में जाके भी फाइनली, तो ईगो पे लेना है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक पढ़ाएंगे नहीं, कहीं पढ़ाने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं मेरे ख्याल में। और दूसरी बात रही जब निकलेगी वैकेंसी, अभी तो और क्या ही कर सकते हैं। बात रही गर्लफ्रेंड के धोखा देने की, ऐसा नहीं है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है ना, ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, वेट कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, समझते हैं। खतरनाक लोग हो आप लोग हैं, कुछ और नहीं मिलता। 100 रुपए के सुपर चैट करके ये कह रहे हो यहाँ रख लो खाना खाने के लिए, कैसी बातें करते हो यार, अच्छा मजाक है। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज। जियो बोर्ड क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझने के लिए एक बोर्ड होता है जिसपे आप नेल्स लगा करके, मतलब वो जो कीले या जो पिन्स होती हैं उनका यूज करके आप ऐसी शेप्स दिखा सकते हो बच्चों को, और ये कॉन्क्रीट रूप में कि बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छा ट्राइंगल की शेप बनानी है, ऐसे बन सकती है, ये ऐसे ट्राइंगल होता है, ये 4 शेप का स्क्वायर होता है, मतलब 4 साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ये आपका रेक्टेंगुलर है, इस तरह से आप डिफरेंट चीजें दिखा सकते हो, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली वो आप दर्शा सकते हो जियो बोर्ड पे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, इस बार हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी अमानत धन्यवाद, आप 2018 से जुड़े हुए हैं, आप लेट्स लर्न की अमानत हैं, बहुत ही अच्छा लगा जान करके। पागल हो गए क्या लोग, में ऐसे होता है, देखो बेरोजगारी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो एक बार आयशा कह रही है 100 मुझे दे देता ब्रो। आयशा ब्रो कह के तो बिल्कुल नहीं देगा वो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। अगर हम बात करें देखो एक बार 100 छोड़ो, 10 रुपये नहीं मिलेंगे आपको आयशा, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाओ। पहले हमारे इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम है, हम सीधे रिश्ते बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड। ये मजाक मैं कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, सब काल्पनिक बिल्कुल इमेजिनरी बातें चल रही हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज की, तो टू टीच लाइन्स एंड एंगल्स टू लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स टू लर्नर्स, अच्छा चलो मान लिया। टू टीच वॉल्यूम टू लर्नर्स, वॉल्यूम के लिए तो आप इसको कैसे ही बढ़ा पाएंगे, है ना। अब ये कोई ग्लास तो बनाने देंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, जियो बोर्ड में ऐसा तो कोई जगह होती नहीं है। टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशंस इन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इन दोनों से बेहतर नहीं है क्या ये, इन दोनों को अपने अंदर समाहित कर दिया, इंक्लूसिव है, ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना,
यानी टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन क्या है? आपने ट्राइंगल कहा 3 साइड्स होती हैं, आपने कहा कि स्क्वायर होता है 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये कह दिया आपने, लेकिन जब आपने इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाया या जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके दिखाया, तो ये चीज अब तक एब्स्ट्रैक्ट थी जब आप कह रहे थे 4 साइड्स जिसकी इक्वल हो, ट्राइंगल ये होता है ये होता है, लेकिन जब आपने दिखा दिया तो ये कॉन्क्रीट मटीरियल बन गया, ये कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये मूर्त प्रदर्शन हो गया कि आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये चीजें असलियत में कैसी होती हैं। तो ये एक अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया आपके केस में। बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं है ये बात, ठीक है ना? तो जिससे आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज होता है। सही है बात, गलत है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो, भूल गए हो तो बता दीजिएगा, मतलब कर दीजिएगा, बता के क्या ही करोगे। और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी, इन 3 सब्जेक्ट के नोट शेयर कर दिए गए। एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए। ईवीएस के परसों तक हो जाएंगे। मैं रात को बैठ के आज प्रूफ रीड करूंगी, फिर सुबह बैठूंगी टाइपिस्ट जी को बुलाऊंगी, फिर उनको भेजूंगी, फिर वो भेजेंगे मुझे, फिर मैं उसमें से कमियां निकालूंगी। तो ये सब होगा कि परसों तक आपको हिंदी मीडियम वाले ईवीएस के नोट्स और इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, और इसी तरह से 2-4 दिन में आपके मैथ्स के भी मिल जाएंगे।